टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, हार मंजूर है मगर रुकेंगे नहीं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धरती पे। आज हम बजट को डिस्कस करेंगे जो 2023-24 का नया बजट आया है, इसका विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो पिछले बजट से इस बार। तो पूरा जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे बजट से संबंधित, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनना है, नोट नहीं करना है। इसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको बहुत ही सावधानी से इन बजट की चीजों को या जो बातें हैं उन्हें सुनना है। इसके बाद नोट नहीं करना है क्योंकि काफी तेजी से हम इसे डिस्कस करेंगे। आप नोट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए बेहतर यह है आप वहां से पीडीएफ बहुत ही अच्छे जो नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बजट जो है वो कौन सा है, केंद्रीय बजट 2023-24। ठीक, केंद्रीय बजट 2023-24 की जो मुख्य बातें हैं या जो और चेंजेस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे बजट की पृष्ठभूमि, मतलब जो बजट क्या होता है या बजट की पृष्ठभूमि क्या है या बजट किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो बजट है वो किस भाषा का शब्द है। तो बजट जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा के शब्द बैगोट से बना हुआ है बजट, और इस जो बैगोट है इस शब्द का अर्थ होता है थैला। ठीक, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द बैगोट है जिससे बना हुआ शब्द है बजट, और इस बैगोट का अर्थ होता है थैला। मतलब बजट का मतलब है थैला जिसमें वित्तीय जो कागज या पत्र होते हैं वो रखे हुए होते हैं। संविधान में अगर बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 112 किसके बारे में बात कर रहा है, वित्तीय वार्षिक विवरण। आपको ध्यान रखना है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिए जिस शब्द का उल्लेख किया गया है उसे क्या कहते हैं, वित्तीय वार्षिक विवरण कहते हैं। ठीक, अगला कि जो वित्तीय वार्षिक विवरण होता है, जो बजट होता है, वो कब से कब के लिए लागू होता है, तो एक वित्त वर्ष के लिए लागू होता है। और एक वित्त वर्ष जो आपका होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आने वाले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए बजट बनाया जाता है, और पिछले वाले जो वित्त वर्ष में हमने जो प्राप्ति की होती है उसका क्या करते हैं, उसमें उसके आने वाले वित्त वर्ष के लिए व्यय का प्रावधान करते हैं, और पीछे वाले जो वित्त वर्ष है उससे कितना हमने प्राप्त किया है उसको किसमें दिखाया जाता है, बजट में दिखाया जाता है। ठीक, अगर बजट की बात करें तो किसने पेश किया है, तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, सीतारमण जी हैं। इस सीतारमण जी केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया है। कब, 1 फरवरी 2023 को। 1 फरवरी 2023 को 11 बजट पेश किया। किसने, वित्त मंत्री हैं वर्तमान में जो सीतारमण। ठीक, वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं वो भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको फिर ध्यान रखना है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी नहीं थी। भारत के लिए बजट पेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने भारत के लिए पहली बार बजट पेश किया था जब मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया था, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने भारत के लिए पहली मतलब बजट पेश किया। तो भारत के लिए बजट पेश करने वाली प्रथम महिला तो कौन हो जाएगी, आपकी इंदिरा गांधी। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम महिला वित्त मंत्री तो कौन हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए बजट सबसे अधिक बार किसने पेश किया था, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट पेश किए जाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए कुल 10 बार बजट पेश किया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वर्तमान जो वित्त मंत्री है सीतारमण, सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है, निर्मला सीतारमण के है। सबसे लंबा बजट भाषण और सबसे लंबे बजट की बात करें जिसमें शब्दों की संख्या ज्यादा है भाषणों में, तो वो है वित्त मंत्री रहते हुए माननीय मनमोहन सिंह जी। तो माननीय मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक शब्दों का बजट पेश किया। लेकिन अवधि के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, आपका निर्मला सीतारमण जी हो जाएगी। इसके अलावा हम पीछे जाए अगर पृष्ठभूमि देखेंगे बजट की, तो भारत के लिए पहली बार बजट कब पेश किया गया, 1960 में। किसके द्वारा पेश किया गया, जेम्स विल्सन। भारत में प्रथम बजट 7 अप्रैल 1960 नहीं 1860
भारत में प्रथम बजट 1807 अप्रैल 1807 को किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। अगर अधिनियम पूछ ले तो कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम। और 1858 के अधिनियम के तहत भारत के लिए पहली बार जो बजट पेश किया गया वो कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1860 किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद भारत के लिए पहली बार बजट पेश किसने किया था, तो आजाद भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम के द्वारा पेश किया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था 26 नवंबर 1947। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो आपको ध्यान रखना है बजट पेश करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने क्या किया था? बजट भी पेश किया था, क्योंकि उस समय जो वित्त मंत्रालय का पद था वो भी किसके पास था? प्रधानमंत्री जी के पास था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या किया? बजट पेश किया। उसके बाद दो ऐसे कौन से वित्त मंत्री थे जो वित्त मंत्री होते हुए भी अपने कार्यकाल में कभी भी उन्होंने बजट पेश नहीं किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ऐसे वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री तो थे लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने कभी भी बजट पेश नहीं किया। तो आपको एक ध्यान रखना है नाम केसी नियोगी, और दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको एच.सी. बहुगुणा। केसी नियोगी और एच.सी. बहुगुणा। ठीक, तो ये बजट की क्या है? पृष्ठभूमि है। ध्यान रखना संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया है वित्तीय वार्षिक विवरण, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्त वर्ष में लागू होता है। संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। 112 में क्या दिया गया है? वित्तीय वार्षिक विवरण है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या आम बोलचाल में जिसे क्या कह देते हैं? बजट कह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है, इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में। ठीक, देखो इसमें जो मुफ्त अन्न योजना थी चल रही थी, जिसके तहत जो गरीब लोग थे उन्हें राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस योजना में जो मुफ्त अन्न योजना थी जो कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उसकी जो अवधि है वो बढ़ा के 1 वर्ष कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये पॉइंट बहुत ही, यहां वही केवल पॉइंटों को मैंने नोट किया है जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी थोड़ा और अगर आपको डिटेल में, तो आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगा। सब बजट बहुत लंबा होता है, उनको पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है। तो हमने यहाँ जो लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक, तो उसे आप पढ़ लेना वहां से। तो दूसरे इसमें ध्यान रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से किस स्थान पे पहुंच गई? 5वें स्थान पे। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट क्वेश्चन बनने वाला है। पहला पॉइंट कि जो मुफ्त अन्न योजना थी वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरा पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से किस स्थान पे पहुंच गई है? 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अगला है कि मुफ्त अनाज पर कितने का खर्च किया जाएगा? तो 2 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है जो मुफ्त राशन योजना चल रही है उसके ऊपर। प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है, 1.47 लाख पर व्यक्ति हो गई है। ठीक, तो ये सरकार का दावा है कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी होगी? है दोगुनी। भले ही ना हुई हो, लेकिन आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं जो आंकड़े किसके द्वारा पेश किए गए हैं? सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं। तो ये इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। ये सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हमें केवल वो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें से 140 जो होंगे वो कौन से होंगे? नर्सिंग होम होंगे। 157 में से 140 क्या होंगे? उसमें नर्सिंग होम होंगे। 2047 तक एनीमिया रोग को खत्म करने का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2047 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको एनीमिया रोग को खत्म करने का। ठीक, तो एनीमिया जिसे आप खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, आपने पढ़ा होगा साइंस में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान शुरू किया गया है। ये किसके लिए दिया जाएगा? तो याद रखना जो भी क्या कहते हैं, जो मकान वगैरह, जो भवन वगैरह निर्माण करने वाले मिस्त्री वगैरह जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की शुरुआत की जाएगी। कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, कृषि के क्षेत्र में कितने का लक्ष्य रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा, सॉरी 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, ध्यान रखना है। वैश्विक मंदी के बावजूद जीडीपी ग्रोथ रेट जो कितनी है? वो 7% है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत। आप देखिए यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा था उसके बावजूद तो वैश्विक मंदी आई है पूरे विश्व में, उसके बावजूद जो देश की अर्थव्यवस्था है वो उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 7% की वृद्धि हुई है। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए 140 क्या खोले जाएंगे?
मॉडल एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। ठीक, उसके अलावा रेलवे में जो खर्चे है वो कितना कर दिया गया है, 2.4 लाख कर दिया गया है, जो 2014 से, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट करने वाला पॉइंट है, जो 2014 का जो बजट था उसकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो ये कितना गुना है, 9 गुना। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो रेल पे है वो 2014 से कितना गुना हो गया है, 9 गुना हो गया है। अगला है कि देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लाई जाएगी। ठीक, अब तक कितनी पीएम कौशल विकास योजनाएं आ चुकी हैं, तो ध्यान रखना है आपको 3 पीएम कौशल विकास योजना, फिर उसके बाद आई पीएम कौशल विकास योजना 2.0, उसके बाद आई पीएम कौशल विकास योजना 3.0। अब कौन सी लाई जाएगी, पीएम कौशल विकास योजना 4.0। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत कौन सी योजना लाई गई, और उसके बाद आपको 2.0, 2.3, 2.4 करके इस तरह के आपको देगा। तो ध्यान रखना है पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लाई जाएगी। अगला है कि एमएसएमई, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएसएमई पर 1% से कम पर क्या दिया जाएगा, ब्याज किया जाएगा। देखो एमएसएमई क्या होता है, ये होता है मध्यम और जो सूक्ष्म लघु उद्योग होता है उसे कहते हैं एमएसएमई। जो मध्यम और सूक्ष्म या लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग होते हैं, या जो लोग मध्यम और जो लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो 1% से भी कम ब्याज दर पे किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 50 नए वाटरवे बनाए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट करके आपको बताना है कि भारत का पहला वाटरवे कौन सा था। वाटरवे का मतलब होता है जलमार्ग। ठीक, तो जलमार्ग भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा था। अगले कितने नए बनाए जाएंगे, 50 नए वाटरवे बनाए जाएंगे। ठीक, आपको अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पीएम आवास योजना में जो खर्च है उसे कितना बढ़ा दिया गया है, 66% बढ़ा दिया गया है, 66% बढ़ा दिया गया है। आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। इतना महत्वपूर्ण है, मतलब पूछा जाएगा, ऐसा समझो इसे नोट कर लो। ठीक, नहीं पूछा जाएगा तो वो 200 रुपए वाला प्रावधान है, ना पूछे जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक, ये रहता है हमारे इन्वेस्टमेंट। तो ये आयकर पे छूट है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7 लाख कर दी गई है, जो पिछले बजट में कितनी थी, 5 लाख थी। ठीक, उसके बाद आता है टैक्स स्लैब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये थोड़ा समझने वाला विषय है कि ये आयकर और टैक्स स्लैब क्या होता है। तो जो आयकर होता है वो व्यक्ति की आय पर लगने वाला टैक्स है, बहुत ही आसान है, आयकर कहलाता है। ठीक, आयकर पर कितने तक, अगर आप 7 लाख रुपए सालाना, ठीक, जो ये ध्यान रखना है 7 लाख ये जो आपको दिया गया है वो किसका है, वार्षिक होता है, ना कि मंथली होता है। तो 7 लाख रुपए जो सालाना तक व्यक्ति कमा रहा है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के टैक्स की, मतलब टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टैक्स स्लैब, ये क्या होता है। टैक्स स्लैब जो होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है 7 लाख रुपए सालाना तक कमा रहा है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं जाएगा। ठीक, उसके अलावा उसका जो बचा हुआ पैसा होगा उस पर टैक्स लगेगा। सपोज करो एक व्यक्ति, या मान लो कोई व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, तो उस पर जो 7 लाख है शुरुआत में उस पर तो कोई टैक्स नहीं जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो 3 लाख है उस पर टैक्स जाएगा। और जो बचा हुआ 3 लाख है उस पर कितना टैक्स जाएगा, तो 0 से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं जाएगा उस पर भी। ठीक, अब देखो इसका कारण क्या है, 7 लाख उसकी आय है उस पर कोई टैक्स नहीं जाएगा। उसके अलावा टैक्स स्लैब जो है, उसमें टैक्स स्लैब का मतलब होता है जैसे आपने जहां भी कुछ खरीदा, आपने चाहे वो बुक्स खरीदी है, चाहे आपने स्कूल या कॉलेज की फीस पे की है, जिसके लिए आपको जीएसटी बिल मिला हुआ है, तो वो जीएसटी बिल अगर आप उसके साथ में लगा देंगे, जैसे आपको 3 लाख रुपए जो आपके बचे हुए थे 10 लाख में से 7 लाख तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 लाख पे आपको टैक्स देना है। ठीक, उस 3 लाख रुपए में जो आपको टैक्स देना है, इस 3 लाख पर आप जो भी बिल वगैरह लगाते हैं, जो लोग आयकर जमा करते हैं उन्हें पता होगा। ठीक, तो जो भी आप बिल वगैरह लगाते हैं तो 0 से 3 लाख तक के जो बिल है उन पर कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, मतलब ऊपर के 0 से 3 लाख पर कोई नहीं जाएगा। अगर आप ज्यादा कमाते हैं, कितना ज्यादा, सपोज करो आप 15 लाख कमाते हैं, तो आपके 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो भी बचेगा आपका, कितना बचा, तो आपका बचेगा उसमें 8 लाख, तो 3 से 6 लाख तक 5% जाएगा, फिर आपका बचा हुआ है 8 लाख। तो बचा हुआ जो आपका 8 लाख है उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको 10% देना पड़ेगा। मतलब आप 15 लाख सालाना कमा रहे हैं, 7 उसमें से कम कर दो, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाता है। बचे हुए आपके जो 8 लाख रुपए हैं, जो 8 लाख रुपए पे आपका टैक्स जाएगा वो कितना जाएगा, 10% जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, टैक्स स्लैब होता है। 9 से 12 लाख तक कितना जाएगा, 15% जाएगा। 12 से 15 तक 20% जाएगा, और 15 से ऊपर कितना जाएगा, 30% जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष के अपेक्षा इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए हैं, क्योंकि 0 से 3 लाख नो टैक्स है, बचे 2.5 लाख तक नो टैक्स था, इस तरह से इसमें चेंज हुए हैं। ठीक,
तो वो 0 से 5 तक पहले 5% था, लेकिन अब 3 से 6 लाख तक 5% हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसकी बजट की क्या है, 7 प्राथमिकता है जिन पे काम करने के लिए फोकस किया है सरकार के द्वारा या जो वित्त मंत्रालय द्वारा है उसके द्वारा फोकस किया गया है। उसमें क्या है, पहला है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है सबके साथ में को लेकर विकास या हर क्षेत्र में विकास। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, जैसे आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पे आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्रों पे आधारित है, ऐसा नहीं। समावेशी विकास का मतलब ये है कि जो विकास किया जाएगा वो हर क्षेत्र में किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी हमने पढ़ा था कितने रुपए का प्रावधान किया गया, 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक। इसी तरह कृषि में कर्ज देने के लिए भी 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक। तो हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। तो पहली थीम तो याद आपको ध्यान रखनी है, समावेशी विकास। दूसरा, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, मतलब जो सुविधा सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है वो निचले स्तर तक के व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचे, इस तरह की प्रक्रिया रखी जाएगी, इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों के लिए क्षमता को उजागर किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली। क्षमता को उजागर करने का मतलब ये होता है कि अगर व्यक्ति के मतलब व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की क्षमता है या किसी बच्चे में भी किसी विशेष प्रकार की क्षमता है तो उस क्षमता को उजागर करने के लिए प्रयास किया जाएगा, ना कि उसको दबाने का, ठीक। उसके अलावा हरित विकास किया जाएगा। हरित विकास या रिन्यूएबल एनर्जी आपने पढ़ी होगी। हरित विकास का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनके लिए चलाया जाएगा, प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाएगा और सौर जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण क्या हो, कम हो। प्रदूषण जहां कम होता है इस तरह का विकास होता है उसे कहते हैं हरित विकास, ठीक। बहुत आसान है। तो हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब युवाओं को कहा जाता है कि युवाओं का युग है, तो इसलिए युवाओं को नए नए मौके दिए जाएंगे। जैसे आपने एमएसएमई में देखा कितना % का लोन है, 1% ब्याज दर से भी कम पर है। इसका मतलब है नए नए जो युवा हैं वो उद्योग में आ गए हैं, नए नए उद्योगों को क्या करें, स्थापित करें, ठीक। उसके अलावा सातवां जो आपको है कि वित्तीय क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वित्तीय क्षेत्र पर, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करें कौन सी चीजें महंगी होंगी, तो आपको ध्यान रखना है मोबाइल जो चार्जर वगैरह हैं ये चीजें क्या होगी, महंगी होगी। सिगरेट है, तंबाकू है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, गैस चूल्हे की चिमनियां वगैरह हैं ये महंगी होंगी। इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो महंगे होंगे। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां आपको ये वो मिल जाएंगे। इसे नोट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से वो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत ही मेहनत करके वो बनाए हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चीजें समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में आना है, ठीक। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक। और जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी उससे नोट करके रख लें, क्योंकि ये अगले वित्त वर्ष तक मतलब अगले वर्ष तक यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 भी पूछ सकते हैं कभी कभी, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अर्थव्यवस्था से जोड़ के दे देता है, इसी में से लगते तो ये ऐसा है कि अर्थव्यवस्था के हैं, लेकिन वो बजट के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। या फिर संविधान से दे देता है, लगता है कि अर्थव्यवस्था के हैं, तो कम से कम ऐसा मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे ही आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद।